Hello students, myself नदीम अहमद, योर फिजिक्स मेंटर एट ड्रिफ्ट एकेडमी। आज का ये जो लेक्चर है वो बेसिकली एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसका पर्पस है कि हम आपको एक डेमो प्रोवाइड कर सके और जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करोगे तो हम लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए आपको रजिस्टर कर लेंगे। जो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो कोई फिजिक्स का रनिंग चैप्टर नहीं है, वो कुछ बेसिक फिजिक्स है जिसमें हम कुछ टर्म्स को एनालाइज करेंगे जो अपने को आगे पूरे फिजिक्स में अपने को हेल्प करेगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे खास तौर पे मैं बात करूं तो जो नीट और जेई के एग्जाम्स होते हैं उसमें फिजिक्स से ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो होल एंड सोल हमारा पर्पस इस चैप्टर का वही है कि आगे का चैप्टर जो मेन है हमारे उनका राह हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। और ये जो पूरा कंटेंट है वो सारे उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो अभी 10th से पास करके 11th में जा रहे हैं या 11th से पास करके 12 में जा रहे हैं या वो 12 पास आउट हो। ये सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का बच्चों। आज का जो बेसिक लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उसमें मोशन और मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में ज़्यादा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं मोशन के बारे में बात करूं तो मोशन के बारे में अपने को सबसे पहला चीज जो याद रखना है या जो समझना है अपने को कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म होने का मतलब क्या है उसको एक एग्जांपल से कोट करते हैं बच्चों कि मान लो ये अपने को एक बस दे रखा है और लेट्स से कि ये बस कुछ स्पीड से आगे की तरफ चल रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। और इस बस के अंदर दो पैसेंजर हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम भी दे देते हैं बच्चों ए एंड बी। और एक तीसरा आदमी है सी जो ग्राउंड पे स्टैंडिंग के पोजीशन में है बच्चों। मैं जानना चाहता हूं कि ए का जो स्टेट है वो क्या है, क्या ए रेस्ट पे है, क्या ये मोशन में है। तो मैंने ये जानने का काम जो है ना वो दो लोगों को दिया। पहले हमने कहा कि सी तुम ऑब्जर्व करके बताओ अपनी जगह से कि ए स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में। तो आप अगर खुद सी का जगह ले लो बच्चों और उसके बाद ए को एनालाइज करो तो आपको यही लगेगा कि पूरे बस के साथ ए और बी आगे बढ़ रहे। तो सी की नजरों से ए थोड़े थोड़े समय के बाद उससे दूर होता हुआ दिखाई देगा। तो सी ए के बारे में बताएगा कि ए मेरी नजरों में मोशन में है बच्चों। सेम यही कहानी अगर हम बी से पूछते कि बी तुम अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बताओ कि ए के बारे में क्या ख्याल है बच्चों। तो बी कहेगा ए तो मेरे सामने बैठा हुआ है और मेरे सामने बैठा हुआ है तो ए का पोजीशन मेरे नजरों से चेंज नहीं हो रहा है। और अगर ए का पोजीशन बी के नजरों से चेंज नहीं हो रहा है तो बी बताएगा कि मेरे नजरों से ए जो है वो क्या है बच्चों, रेस्ट पे है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि दोनों ही एग्जाम्पल में हम जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो ए था, लेकिन ऑब्जर्व करने वाले लोग अलग अलग थे। पहले केस में ए को ऑब्जर्व सी ने किया था और दूसरे केस में उसी ए को ऑब्जर्व बी ने किया और दोनों ने ए के बारे में, ए के स्टेट के बारे में अलग अलग जानकारी दी। इसका मतलब ए का स्टेट क्या है वो ए के साथ साथ इस बात पे भी निर्भर करता है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है या क्या है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मैं कहूं ए मोशन में है या सिर्फ मैं कहूं ए रेस्ट में है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है तब तक जब तक ये नहीं बताया जाए कि किसकी नजरों से रेस्ट पे है और किसकी नजरों से वो मोशन में है। तो कहने का मतलब रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते हैं कि एक बार में कह दिया ये रेस्ट है तो ये हमारी बात पत्थर की लकीर बन गई, वो रेस्ट में नहीं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, निर्भर करते हैं दूसरे लोगों पे। और दूसरे लोग कौन? जो उनको क्या कर रहा बच्चों, ऑब्जर्व कर रहा। तो क्लियर, सबसे पहली जानकारी कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, कि एक ही इंसान की वेलोसिटी किसी एक के नजर में कुछ और हो सकती है और दूसरे के नजर में उसी इंसान की वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। क्लियर है बात? अब फिर जब कोई बॉडी मोशन में होता है, फॉर एग्जांपल कि मेरी नजरों से किसी बॉडी का पोजीशन बदल रहा है, तो पोजीशन बदल रहा है तो उस मोशन को स्टडी करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी बनाए गए बच्चों। उनमें से पहला टर्मिनोलॉजी आपने बचपन से ही सुन रखा है, क्या है? डिस्टेंस। कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी नजरों से, मैं ग्राउंड पे चुपचाप से खड़ा हूं और मेरी नजरों से अपना पोजीशन ए से बी बदल रहा है बच्चों, ए से बी बदल रहा है और पोजीशन बदलने का एक पर्टिकुलर रास्ता है।
तो सिंपल, ऑब्वियसली हम जानते हैं डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट पाथ। यानी जब भी अपने को डिस्टेंस के बारे में जानकारी लेना हो तो अपने को रास्ता दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, हम तो बचपन से रखते हुए आ रहे हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन जब हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो किसी प्रॉब्लम में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन खास तौर पे लगा रहे होंगे तो कभी हमसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, कभी हमसे वो डिस्टेंस पूछ लेगा। जब हमसे वो डिस्टेंस पूछेगा तो अपने को पहली चीज ये दिमाग में आनी चाहिए कि हमें दिए हुए पैरामीटर के हिसाब से रास्ता ड्रॉ कर लो, क्योंकि बिना रास्ता देखे हम कोई भी तंत्र विद्या से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये बात जानना जरूरी हो जाता है, अपने दिमाग में ये बात बिठाना जरूरी हो जाता है कि जब भी अपने को किसी भी सवाल में डिस्टेंस निकालना है तो सवाल के पैरामीटर छोड़िए, पहले ड्राइंग करिए कि उस बॉडी का रास्ता कैसे होने वाला है, क्योंकि बिना रास्ता देखे हम ये पार्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वही आपको पता है कि जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को रास्ता होने की कोई रास्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 पॉइंट पे निर्भर करता है। वो कौन कौन से है बच्चों? दैट इज इनिशियल एंड फाइनल। कि अगर अपने को 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स जरूरी है। कौन कौन से? अगर आपसे कहा जाए ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर आप रास्ता छुपा लो, क्योंकि अपने को ये रास्ता बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को सिर्फ पॉइंट ए देखना है और पॉइंट बी देखना है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट्स अपने को पूरा डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दे देगा। कैसे? तो बोला गया डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल टू फाइनल, कि इनिशियल से फाइनल जोड़ने वाली जो भी लाइन है बच्चों, वही लाइन अपने को डिस्प्लेसमेंट कहला रहा होगा। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं? मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, बल्कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब किसी भी सवाल में मेरे को डिस्टेंस निकालना हो तो पैरामीटर के हिसाब से पहले ड्राइंग करनी है, और किसी भी सवाल में जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ड्राइंग देखने की जरूरत नहीं है, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही फोकस कर सकते हो। क्लियर? फिर 2 फॉर्मूले अपने को बचपन में सिखाए जाते हैं। पहला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस खास तौर की बात कर रहा हूं इनिशियल से फाइनल तक, इज स्पीड इनटू टाइम। और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये दोनों फॉर्मूला अपने को आते हैं, लेकिन इन 2 फॉर्मूले के बारे में अपने को थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूं। पहली चीज कि जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो आई विल मेक श्योर कि हर जगह स्पीड जो है वो क्या रहे बच्चों? कांस्टेंट रहे। हर जगह स्पीड कांस्टेंट रहे। कहने का क्या मतलब है? अपने को पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने के नाते स्पीड के पास सिर्फ एक वैल्यू डिफाइंड होती है कि हाँ भाई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में स्पीड है दैट डज नॉट मैटर। तो हमने कहा कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो लेट्स से कि हम ए से बी इस लाल वाले पाथ के डिस्टेंस के लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि इस रेड वाले पाथ पे हर जगह स्पीड की जो वैल्यू थी वो हर जगह सेम थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे उसके लिए देखेंगे। तो पहली चीज, हम ये डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ तभी ये अप्लाई करें जब अपने को ये कंफर्म हो जाए कि हर एक पॉइंट पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग या फिनिश, हर एक पॉइंट, मोशन के हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। उसी तरह जब मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जब मैं वेलोसिटी बोलता हूं बच्चों, तो आपने पढ़ रखा है बचपन की क्लासेस में, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये फॉर्मूला जब आप लगाओ तो मेक श्योर करो कि वेलोसिटी हर एक पोजीशन पे उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो हमने पहले ही बोला डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। आप चाहे जैसे भी चल के जाओ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं और मैंने फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी है किसी केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मेरे को ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहां था तो भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था, जब यहां था तो भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था, जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। अगर वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो फिर ये फॉर्मूला उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे उसका भी अपने पास होगा कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए ये कहां अप्लाई हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आती है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएं तो मेक श्योर करें कि हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी पार्ट में हो जिस डायरेक्शन में क्या हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल बात कहूं मैं कि एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, छोटा सा एग्जांपल है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और अपने को पता है कि मान लेते हैं सर्कुलर पार्ट पे हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड है जो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं सर्कुलर पाथ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो तो अपने को मेंशन है कि हर एक जगह 10 मीटर पर सेकेंड होने वाला है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के बारे में सोचूं तो अपने को पता है कि वेलोसिटी के लिए ये वैल्यू के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डायरेक्शन का भी चाहिए। और हम लोगों ने इतना बेसिक्स में पढ़ा है 9th क्लास में कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट वाले लाइन की तरफ होता है। इनफैक्ट किसी भी कर्व पाथ पे अगर हम चलते हो तो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है। तो अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में है बच्चों, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पाने के लिए हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो क्या मैं पूछूं क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो हमने कहा भाई वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू तो हर जगह 10 मीटर पर सेकंड रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन हर जगह क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ये तो लिख सकता हूं कि स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कारण स्पीड कांस्टेंट होना, स्पीड डिफाइन होना सिर्फ मैग्नीट्यूड से होता है बच्चों, और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, और हर जगह सेम है तो हमने सीधे सीधे बोल दिया कि स्पीड तो कांस्टेंट ही होगा। बट डायरेक्शन जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी तब तक डिफाइन नहीं है जब तक आप उसमें डायरेक्शन ना डालो, और डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो फिर वेलोसिटी भी चेंजिंग माना जाएगा, ना कि कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर है? मतलब इस सिचुएशन में मैं ये तो जरूर लगा सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं ये जरूर लगा सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज इसको लगाने की जो शर्त है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, और हम जब देखा कि भाई स्पीड कांस्टेंट है तो बिना झिझक हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिया। दैट मीन्स वी कैन राइट फॉर हियर कि डिस्टेंस आपको पता है कि पूरा घूम के आ जाएंगे तो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू जो भी स्पीड है, हालांकि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हम उसको जनरल टर्म v इंटू टी के टर्म में लिख सकते हैं। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं? कतई नहीं, कारण वेलोसिटी इज कीप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। क्लियर है भाई साहब? तो सिंपल अपने को 2 फॉर्मूले हमने बताए, और इन 2 फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन सूरत हाल में हमें इनको अप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, जहां अपने को स्पीड कांस्टेंट दिखे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, और जहां हर पॉइंट पे वेलोसिटी वैल्यू और डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा हो तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट देखो, मान लो हमने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसकी स्पीड हर जगह v है, और यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा है, तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि ये जो दूरी तय करेगा, लेंथ ऑफ पाथ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, वो सीधे सीधे क्या आने वाला है, vt के बराबर। कि भाई यहां से लेकर यहां तक अगर मैं 1-1 इंच को मेजर करूं, अगर प्रोवाइडेड है कि स्पीड हर जगह क्या है बच्चों, सेम है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस पूरे कर्विलिनियर पाथ का जो लेंथ होने वाला है दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई
फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पहुंचने पे टाइम। अब चलिए इसके बेसिस पे कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हमने शुरू में आपको बताया कि मोशन का जो टर्म है वो रिलेटिव है, कि जब हम किसी की स्पीड बताते हैं तो अपने को ये भी बताना चाहिए कि किसकी नज़रों से वो स्पीड या किसकी नज़रों से वो वेलोसिटी है। लेकिन चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे या जितने भी एग्जांपल्स लेंगे उनमें हम ये मान के कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि जो भी स्पीड दे रखी है वो ग्राउंड के नज़रों से दे रखी है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस पहले ऑब्जेक्ट को देखूं कहां खड़े होके, ग्राउंड पे चुपचाप से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके देखूं तो मेरे को इसकी स्पीड 15 नजर आएगी, और ग्राउंड पे ही खड़े होकर के हम इसकी स्पीड को चेक करें तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। यानी हमारे सारे क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी के लिए ग्राउंड होने वाला है। अगर आपसे कहा जाए कि जिस वक्त ये मोशन की शुरुआत किए थे, मतलब जिस वक्त हम अपना कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, उस वक्त इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेट्स से 200 मीटर हुआ करता था। 200 मीटर हुआ करता था बिल्कुल शुरुआत में t बराबर 0 पे। क्या ये दोनों मिलेंगे? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है। किसके कंपैरेबल? इसके कंपैरेबल। तो इसके कंपैरेबल अगर ये स्लो चल रहा है तो ये आगे जाकर के इसको कहीं ना कहीं पकड़ेगा बच्चों। तो आपने को पता करना है कि कितने समय के बाद, टाइम आफ्टर विच दे मीट। तो सिंपल प्रॉब्लम से आपको मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूं हर एक आइडेंटिटी का। तो कितने समय के बाद ये दोनों मिल जाएंगे, इस चीज का अपने को कैलकुलेशन करना है। तो पहले सोचो कि ये दोनों, क्योंकि अपने को पता है कि फॉर्मूला अपन क्या लगाने वाले हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं कि हर जगह पे स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, और आने वाले सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं उसमें ये मान के चलेंगे। मान के क्या चलेंगे वो क्वेश्चन में आपको बताया होगा, लेकिन मैं हर बार नहीं लिखूंगा कि स्पीड कांस्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स अभी के वक्त ले रहे हैं उन सब में स्पीड कांस्टेंट का केस ही ले रहे हैं। तो सिंपली हमने कहा कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो उसके लिए अपने को लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है। और लेंथ ऑफ द पाथ तभी पता चल पाएगा जब ये पता हो कि बॉडी शुरू कहां हुई और बॉडी खत्म कहां हुई। क्वेश्चन किस चीज का है? कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि अगर इन दोनों को मिलना होगा तो वो कौन सी जगह है जहां मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे हम यहां से बोलेंगे गो, तो ये 10 मीटर पर सेकंड धीरे धीरे आगे चला जाएगा और 15 मीटर पर सेकंड उसका पीछा करते हुए कहीं ना कहीं आगे इसी लोकेशन पे जाकर के, आगे किसी लोकेशन पे जाकर के ये दोनों मिलने वाले हैं। ऐसा तो कतई नहीं होगा कि ये दोनों यहां मिल जाएंगे, क्योंकि इसका पीछा आने का तो चांस ही नहीं है। मोशन की शुरुआत होने के बाद ही आगे बढ़ रहा है। तो दोनों बॉडीज अगर यहां आके मिल रही हैं, ये अगर हमने बोला दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग, तो एक बात तो तय है कि दोनों का फाइनल लोकेशन ये होने वाला है कि पहला ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ, इस पोजीशन से चलता हुआ मीटिंग वाली जगह पे पहुंचेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पोजीशन से चलता हुआ मीटिंग वाले पॉइंट पे पहुंचेगा। और दोनों अगर यहां पहुंच गए तो हम समझ जाएंगे कि दोनों उस जगह पे मिल रहे हैं बच्चों। अब मेरे को बताना है कितने समय के बाद मिलेंगे। अब क्या दोनों का समय सेम होगा? अब लोगों को ये जो लगता है करे ये यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट किया, तो समय कहां से स्टार्ट कर रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, कब स्टार्ट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक दोस्त दुबई में रहता है और आपने घड़ी में टाइमिंग सेट कर ली। चलो दुबई का एग्जाम्पल मत लो, लेकिन क्योंकि वहां का टाइम जोन अलग हो जाता है, चलो इंडिया का ही दो शहर ले लेते हैं कि आपका दोस्त किसी इंडिया के दूसरे शहर में रहता है। आपने सेट कर लिया कि भैया तुम अपने घर से 11 बजे चल रहा, मैं भी अपने घर से 11 बजे चलूंगा, और ठीक 1 बजे हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। तो क्या दोनों का टाइमिंग अलग अलग है क्या बच्चों? दोनों ने शुरुआत कहीं और से किया, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि टाइम कहां से है उससे फर्क नहीं पड़ता, कब से है उससे फर्क पड़ता है। क्या दोनों ने एक ही टाइम पे शुरू की थी? ऑब्वियसली 11 बजे। क्या दोनों ने एक ही समय खत्म किया? ऑब्वियसली 1 बजे। तो पहले ने भी 2 घंटे के लिए मोशन किया, दूसरे ने भी 2 घंटे के लिए मोशन किया। हो सकता है दोनों की डिस्टेंसेस अलग हो सकता है दोनों की स्पीड अलग हो, लेकिन शुरुआत मोशन की एक ही समय पे हुई है, खत्म मोशन की एक ही समय पे हुई है। दैट मीन्स टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो टाइम के लिए हमें ये पूरा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं देखना है, बट स्टार्टिंग का पोजीशन देखना है कि स्टार्ट कब से हुए और मोशन का खत्म कब से हुआ।
तो दोनों एक ही टाइम पे यहां से स्टार्ट हुए और एक ही टाइम पे यहां पहुंचे, तो ऑब्वियसली इसका टाइम यहां से यहां पहुंचने का और इसका टाइम यहां से यहां पहुंचने का सेम है, और वही टाइम अपने को क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। तो लेट्स अज्यूम दैट टाइम टू बी t, और वही टाइम अपने को निकालना है। अब जब ये टाइम t है तो बताओ पहले ऑब्जेक्ट का मोशन, अब मोशन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ पाथ की बात कर रहे हैं, यहां से शुरू होकर के यहां पे खत्म हुआ। तो इसका जो लेंथ ऑफ पाथ है, जो पहले ने लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, वो हम सीधे सीधे कह सकते हैं पहले का स्पीड इनटू टाइम। और पहले का स्पीड कितना है बच्चों, 15, और ये यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेने वाला है, t। तो पहले ने जो लेंथ कवर किया या डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई t, स्पीड इनटू टाइम। उस तरह दूसरे ने अपने मोशन इस जगह से स्टार्ट किया और खत्म यहां किया, तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, जिसको मैं डिस्टेंस कहूं, वो किसके बराबर होगा, दूसरे का स्पीड इनटू t। तो दो लोग चल रहे थे, तो अपने को दोनों का रास्ता एनालाइज करना इंपॉर्टेंट था, एनालाइज किया। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगा कर देख लेते हैं कि जो भी लेंथ दे रखे हैं क्या इनमें कोई रिलेशन बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि अगर मैं 15t, क्या है 15t, टाइम है या लेंथ है, ऑब्वियसली लेंथ है, 15t के लेंथ में से 10t के लेंथ को क्या कर दो, माइनस, तो 200 आना चाहिए बच्चों। आइए इसको दूसरे लफ्जों में कि 15t शुड बी इक्वल टू 200 प्लस 10t। हम किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेंथ के ऊपर, डिस्टेंसेस के ऊपर, और ये सारी वैल्यूज डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं बच्चों। तो मैं कई तरह से इसकी इक्वेशन को फ्रेम कर सकता हूं। यहां डायरेक्ट देखो 15t में से मैं 10t घटाऊं तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 200 मीटर, सॉरी 10t। सिंप्लीफाई होकर के बच्चों यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सेकेंड करीब आ जाएगा। यानी 40 सेकेंड में ही ये यहां से यहां पहुंचेगा, 40 सेकेंड में ही यहां से यहां पहुंचेगा। दोनों समय सेम लेंगे, दोनों की स्पीड अलग है, दोनों का लेंथ ऑफ द पाथ अलग होने वाला है बच्चों। तो सीधे सीधे एक बेसिक प्रॉब्लम था, और उस बेसिक प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे लें। देखो अपना मकसद ये नहीं कि क्वेश्चन आपको आ जाए, अपना मकसद ये है कि अप्रोच, हम कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, क्या थॉट्स के साथ, वो सारी चीजें आपके दिमाग में फीड करना है। क्योंकि क्वेश्चन इजी से इजी और मुश्किल से मुश्किल आता है, तो स्टेप वाइज सारी चीजें हम सीखेंगे, तभी हम खुद से निकाल पाने में सक्षम होंगे। नहीं तो होता क्या है कि टीचर जो प्रॉब्लम कराता है वो सीख जाते हैं, और जो हम खुद करने बैठते हैं अपने को आता नहीं है। कारण क्योंकि हम उसको उस तरीके से नहीं सीखते, हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह सीखते हैं, ना कि उसको अप्लाई करने के तरीके के हिसाब से। तो यहाँ फुल फोकस अपने को एप्लीकेशन पे रखना है कि हाउ टू अप्लाई सर्टेन कॉन्सेप्ट इन सर्टेन क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा एक और एग्जाम्पल लें बच्चों, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लो आपसे कहा जाए ये दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स अज्यूम दीज आर टू पार्टिकल्स, नाम भी दे देते हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन डी दे रखा है, दो पार्टिकल्स और उन दोनों का बीच का सेपरेशन अपने को डी प्रोवाइडेड है। साथ में दे रखा है, लैंग्वेज के तौर पर लिख देता हूं, ए स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट स्पीड v1 in a direction perpendicular to line joining, and b with speed v2, time after which they meet. Time after which they meet. अगेन दो लोगों की कहानी है बच्चों, जिसमें से ए के बारे में कुछ बताया गया है कि ए कुछ कांस्टेंट स्पीड v1 से चल रहा है, और साथ में यह भी जानकारी दे रखा है कि ए किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, कौन कौन से, जो दो लोग की बात हो रही है, उन दो लोगों को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए चल रहा है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो इधर या तो इधर, कोई भी एक लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे बोला गया कि ए का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो हमने मान लिया कि ये ए की स्पीड है जिसकी वैल्यू v1 है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब जब ये फिक्स हो गया है कि ए इसी डायरेक्शन में चलना है, तो जब भी मेरे को ए को ढूंढना होगा कभी भी, तो मैं इसी लाइन पे ढूंढ सकता हूं। ए इस लाइन को छोड़ के इधर या इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन है कि ए को सिर्फ परपेंडिकुलर वाली लाइन पे चलना है। अच्छा बी क्या कर रहा है भाई, तो दे रखा है कि बी की स्पीड कितनी है, v2 है।
कि बी किस रफ्तार से चल रहा है वो प्रोवाइडेड है, लेकिन बी किधर चल रहा है ना ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। और नहीं दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सोचेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किधर चलाना चाहिए उसको। सवाल में ये पूछा जा रहा है टाइम आफ्टर विच दे मीट, कितने समय के बाद वो मिलेंगे। अब जब मुद्दा मिलने का है बच्चों, तो फिर आप पहले ये सोचो कि ए और बी में इसका रास्ता तो फिक्स है कि ये इस रास्ते को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। थोड़े समय बाद यहां पाया जाएगा, थोड़े समय बाद यहां पाया जाएगा, थोड़े समय बाद यहां पाया जाएगा। और बी का चलने का डायरेक्शन मेरे को नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगे। और अगर दोनों को मिलना है तो ये तो तय है कि बी को ही इस रास्ते पे ए को कहीं मिलना पड़ेगा। ए अपना रास्ता छोड़ नहीं सकता है, तो बी को ही उधर जाना पड़ेगा जिस रास्ते पे ए चल रहा है। यानी जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है वो इसी लाइन पे कहीं होने वाली है। अपने को पता नहीं कहां है, कोई रैंडम पॉइंट मान लेते हैं। अपने कहा कि यही कोई पॉइंट है जहां पे दोनों मीट करने वाले हैं, क्योंकि ए उस लाइन पे ही रहना है तो बी को ही उधर की तरफ चलना पड़ेगा। बी की स्पीड कितनी है, v2। अगर ये दोनों इस जगह पे मिल रहे हैं तो जैसे इससे पहले मीटिंग वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि दो लोग मीट करने का मतलब दो लोग अपनी जगह से एक कॉमन जगह पे जाना। और दो लोग अगर अपनी जगह से एक कॉमन जगह पे जा रहे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ पाथ कवर करेंगे, और पाथ कवर करेंगे तो उस पाथ का लेंथ कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम से। तो चलो कितने लोग हैं यहां पे, दो लोग हैं, और दोनों कुछ ना कुछ रास्ता तय करेंगे तो दोनों का रास्ते का लेंथ निकालते हैं बच्चों। ए अगर यहां से यहां जा रहा है, इस जगह से इस जगह जा रहा है, तो ए कितनी दूरी, ये मैं अभी जो शो कर रहा हूं वो लेंथ शो कर रहा हूं, लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर करने वाला है यहां से यहां तक, ये लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा। तो आपने को पता है लेंथ ऑफ द पाथ या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ए की कितनी है, v1, और मान लेते हैं ये यहां पहुंचने में जो समय ले रहा है वो समय t है। माना क्यों, क्योंकि ये अपने को निकालना है। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि ए के इनिशियल और ए के फाइनल पॉइंट के बीच का जो पाथ लेंथ होने वाला है वो v1 इंटू टी होने वाला है बच्चों, वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली अब पता है कि बी को भी इस पॉइंट ऑफ मीटिंग पे पहुंचना है तभी मिलेंगे, तो बी का भी चलने का डायरेक्शन अपने को पता चल गया कि बी इस डायरेक्शन में चलेगा। कितने स्पीड से, तो वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितना, v2। चूंकि ए का मोशन के लिए हमने ए का पाथ डिसाइड किया, वैसे बी के मोशन के लिए बी का भी पाथ लेंथ डिसाइड कर लेते हैं। अगर बी v2 स्पीड से चल रहा है और यहां पहुंचने में सेम टाइम टी ले रहा है, अगेन मैंने कहा सेम टाइम टी क्योंकि दोनों एक ही समय पे स्टार्ट करेंगे, भले स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो लेकिन स्टार्ट करने का समय एक है। और चूंकि एक ही समय पे दोनों मिलने वाले हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट टाइम भी सेम है, फिनिशिंग टाइम भी सेम है, तो दोनों का टाइम टेकन भी सेम होगा बच्चों। तो सिंपल, अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, इस रास्ते की लंबाई कितनी होने वाली है, तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो रेड कलर से ये और ये तीनों मैंने क्या दिखाया है, पाथ का लेंथ। और पाथ का लेंथ दिखाया है तो पाथ का लेंथ देखना है कि इसके साथ अपने को निकालना क्या है, टाइम। अब सोचिए कि इन तीनों पाथ लेंथ में क्या कोई रिलेशन हो सकता है। तो एक बात मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, पूरे फिजिक्स में राइट एंगल ट्रायंगल अपने लिए एक बहुत बड़ा दोस्त साबित होने वाला है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जहां हमें कभी लंबाई नहीं मिलेगी, कभी एंगल नहीं मिलेगा, और ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करने के लिए हमें अपने पारखी नजरों से उस पूरे डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होता है। यहां तो खैर दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन कई बार अपने को दो चीजों के बीच का सेपरेशन नजर नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल पा रहा है कितना है, और ना क्वेश्चन में दे रखा है और कैलकुलेशन में जरूरत पड़ रही है, तो फौरन हम अपने नजरों से उस पर्टिकुलर फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूरे फिजिक्स में राइट एंगल ट्रायंगल इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे इसी बेसिक मैथ्स में कि कैसे कैसे किन किन जगहों पर राइट एंगल ट्रायंगल छिपा होता है, उनको ढूंढ के कैसे निकाला जाए। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस कि अपने को छोटी छोटी बारीकियां सीखनी है जिससे फिजिक्स का प्रॉब्लम थोड़ा आसान लगना शुरू हो जाए बच्चों। तो खैर, हमने कहा यहां अपने को 3 लेंथ दिख रहे हैं, और तीनों लेंथ खास तौर पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 3 साइड हम देख लेते हैं तो अपने दिमाग में एक ही चीज आता है, पाइथागोरस थ्योरम। लगाएं भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई, और लंबाई बोले तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो ये स्पीड इनटू टाइम, दैट शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। v1 का स्क्वायर मत कर देना, v1 लेंथ नहीं है, लेंथ v1t है, v1 तो खाली स्पीड है, उसमें t मल्टीप्लाई किया तो लेंथ आया बच्चों।
तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि भाई हाइपोटेन्यूज का लेंथ का स्क्वायर बोले तो v2t का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर डेट इज v1t का स्क्वायर और प्लस बेस का लेंथ का स्क्वायर डेट इज डी स्क्वायर। ठीक, 3 लेंथ थे, तीनों के लेंथ का स्क्वायर पाइथागोरस में फिट किया, अपने को एक रिलेशन मिल गया। चाहिए क्या? टाइम। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम वाले सारे खानदान एक साथ करते हैं बच्चों, इधर लेके आओ। तो v2 स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर किया, टाइम का दूसरा टर्म मैंने यहां ले आया, तो इधर अपने को क्या मिला बच्चों? डी स्क्वायर। कॉमन निकाल रहे हैं, टाइम निकालना है तो बाकी सारे पार्ट्स को उधर भेजते हैं बच्चों। तो डी स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और टाइम का उधर रूट ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड टाइम है जितने टाइम बाद वो मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि जो आपने v1 का जो आपने डायरेक्शन नहीं बताया था वो आपने अपने बुद्धि से पता किया कि भाई ए इस रास्ते पे रहने वाला है तो बी को ही उधर चलना पड़ेगा। तो कोई पूछे कि बताओ बी का एक्चुअल डायरेक्शन क्या होना चाहिए था चलने का, और जब मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? इधर की तरफ। ऑब्वियसली नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स का एक पार्ट है, तो डायरेक्शन हमको किस चीज के टर्म में बताना पड़ेगा? एंगल के टर्म में। कि अगर मैं पूछूं कि बी किस डायरेक्शन में चल रहा है तो बेसिकली मैं कह दूंगा कि ये जो एंगल है बी का, लेट्स से किसके साथ? लाइन ज्वाइनिंग के साथ। क्यों लाइन ज्वाइनिंग के साथ? क्योंकि ए का भी डायरेक्शन ना उसने लाइन ज्वाइनिंग के ही रेफरेंस मान के दिया था कि ए का चलने का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, तो बी का चलने का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर तो नहीं है, 90 डिग्री पे भी नहीं है, तो कितने एंगल पे है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बता देते हैं। बात समझ में आती है? तो चलो, क्या हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली। इस एंगल निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के तीनों साइड पता है, और ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो तो हम एंगल आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकाल सकते हैं। लेट्स से क्या हमें इस ट्रायंगल का क्या पता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या पता है? हाइपोटेन्यूज। तो हम ये एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को जोड़ने वाला रेशियो जो कि साइन थीटा है उसको यूज करके बता सकते हैं। तो कैसे निकाले बच्चों? तो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, एंगल निकाल रहे हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज v1t अपॉन v2t। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू v1 बाई v2 है, तो हम यहां से v1 v2 पता है तो वी कैन फाइंड थीटा। और कैसे निकालेंगे इसके बाद का स्टेप में नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। तो ये बेसिकली वो इक्वेशन मिल गया जिस इक्वेशन के तहत हम बी का भी लाइन ज्वाइनिंग के साथ एंगल बता सकते हैं अगर वो ए से मिलना चाह रहा है। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस है कि कैसे हम अप्रोच करते हैं। अभी सारा खेल किस चीज पे है कि जब कोई बॉडी चलता है तो इनिशियल से लेके फाइनल तक उसके रास्ते की जो टोटल लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, छोटे छोटे एग्जांपल से आपको चीजें सिखा रहे हैं। मान लो अगर मैं इको का फेनोमेना की बात करूं तो सब लोग बचपन की क्लास में इको के बारे में जानते हैं कि साउंड जब रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास आता है तो उस साउंड को जब ऑब्जर्वर सुनता है तो उसी फेनोमेना को इको कहते हैं। और इको के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली फॉर्मूला जो है वो किसी फॉर्मूला कहें या शॉर्टकट ट्रिक कहें वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है, ना कि पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए होता है। तो मान लीजिए अगर मान ली हम एक सिचुएशन क्रिएट करें कि ये एक कार है बच्चों, और जब यहां से हम अपना टाइम की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेट्स से कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और जब यहां पे था, इस लोकेशन पे था, तो कार ने एक साउंड प्रोड्यूस किया और साउंड जो है वो जाकर के दीवार से टकराया, टकरा के वापस आया, तो कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर होगा वो उस साउंड को दोबारा सुनेगा, मतलब इको सुनेगा। तो अपने को वही बताना है कि टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड। टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड, कितने समय के बाद इको सुनाई देने वाला है। पहली बात तो ये कि इको के लिए साउंड
जाता है, टकरा के वापस आता है, ऑब्जर्वर को दोबारा सुनाई देता है। तो आपने वो क्वेश्चन में एक और डेटा दे रखा है कि साउंड की वेलोसिटी आप 320 मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर लेना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और साथ में एक और डेटा अपने को दे रखा है कि कार से लेकर दीवार तक की ये जो डिस्टेंस है शुरुआत में, क्यों शुरुआत में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ये कार आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली कार और दीवार के बीच की दूरी समय के साथ चेंज हो रही है, बिकॉज कार एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं शुरुआत में बच्चों ये डिस्टेंस अपने को 680 मीटर प्रोवाइडेड है, ठीक। अब अपने को जानना है कि कितने समय के बाद ई को सुनाई देने वाला है। तो पूरे सिचुएशन को एनालाइज करें तो यहां दो लोग जो हैं वो मोशन कर रहे हैं, दो लोगों का पोजीशन बदल रहा है, एक तो कार और दूसरा साउंड। जो कार ने साउंड प्रोड्यूस किया है वो साउंड भी आगे की तरफ बढ़ेगा, इनफैक्ट साउंड हर एक डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इधर वाले साउंड की कंसिडरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस साउंड का कैलकुलेशन करना है जो ए को प्रोड्यूस करे, जो टकरा के वापस आए। तो हम सिर्फ इस डायरेक्शन में चलने वाले साउंड में इंटरेस्टेड है बच्चों। नाउ टेल मी, साउंड की स्पीड, जो साउंड इस जगह पे प्रोड्यूस हुई थी वो 320 मीटर पर सेकेंड से हुई थी, जो कार के स्पीड से काफी ज्यादा है। तो इमेजिन करो कार भी चल रहा है लेकिन साउंड उससे ज्यादा तेज चल रहा है, और साउंड उससे ज्यादा तेज चल रहा है तो इमेजिन करो कि ये कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साउंड तेजी से आगे बढ़ा, टकरा के वापस आया, टकरा के वापस आएगा तब रास्ते में उसको कार कहीं मिलता हुआ नजर आएगा बच्चों। तो यहां दो लोगों का मोशन, दो लोगों का पोजीशन बदल रहा है, और जब भी पोजीशन बदलता है हम पहले उनका लेंथ ऑफ पाथ चेक कर लेते हैं कि कौन शुरू में कहां था, आखिरी में कहां था। तो सोचो, साउंड के बारे में अगर सोचे तो साउंड यहां से शुरू हुआ, गया, टकराया, टकरा करके फिर वापस आया, और जब वापस आया तब तक कार जो है वो अपनी जगह से बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच गया था। तो दो लोगों का मोशन हम देख रहे हैं कि कार का मोशन यहां से यहां तक, और साथ ही साथ साउंड का मोशन गया, टकराया, टकरा के वापस आया। चूंकि साउंड की स्पीड ज्यादा थी तो कार जैसे ही चला साउंड उससे काफी आगे निकल गया, और कार अभी यहीं तक है तब तक साउंड टकरा के वापस भी आ गया। तो ये वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहां साउंड इस कार के ड्राइवर को दोबारा सुनाई देने वाला है। तो अपने को क्या बताना है कि ये इको का समय कितने होने वाला है, कि मतलब यहां से यहां कार पहुंचे या यहां से यहां साउंड पहुंचे तो कितना समय लगेगा, वही समय का कैलकुलेशन अपने को करना है। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम जब भी दो लोगों को चलता हुआ देखेंगे हम उनका रास्ता चेक करेंगे कि शुरू से लेके खत्म कहां हुआ। तो सबसे पहले साउंड के बारे में बात करें तो साउंड ने ये टोटल पाथ लेंथ कवर किया, ये साउंड यहां से लेकर यहां तक पाथ लेंथ कवर किया, और रास्ता चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, रास्ता चाहे मुड़ गया हो, चाहे सीधा हो, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी मैं यहां से लेकर यहां तक की लंबाई स्केल से निकालूं और फिर ये बची हुई लंबाई उसमें जोड़ दूं तो वो पाथ लेंथ, पहले का पाथ लेंथ किसका, पहला मतलब साउंड का जो आएगा वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर ही आएगा। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, 320, और टाइम अपने को निकालना है तो टी मान लेते हैं कि साउंड यहां से यहां पहुंचने में टी समय लिया। तो ये जो पाथ लेंथ लिखा हुआ है ये सिर्फ जाने का नहीं, जाना प्लस आना, टोटल इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस, पाथ लेंथ, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होने वाला है। दूसरे भाई साहब इसमें कौन इन्वॉल्व थे, कार, जो यहां से चल के यहां पहुंचे तो इनका इनिशियल से फाइनल तक ये जो पाथ की लेंथ होने वाली है, पाथ लेंथ सेकेंड, दैट इज कार, वो अपना कार का स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, कार की स्पीड 20 टाइम टी। टाइम फिर क्यों सेम लिया, क्योंकि दोनों ने मोशन एक ही समय पे शुरू किया और एक ही समय पे खत्म किया। खत्म इन द सेंस उसके बाद भी मोशन होगा लेकिन अपना काम यहीं तक है जब तक ई को सुनाई ना दे दे। कहां से चले, कहां खत्म किया, टाइम से लेना देना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, कब शुरू करें कब खत्म करें, टाइम को इसी बात से लेना देना है। और ये चीज मैं बार बार इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस अपने को ये सारे डाउट्स आते हैं बच्चों को, तो मैं वो सारे डाउट्स अपने मन में ही जो अब तक पहले हम पढ़ाते थे उसके हिसाब से ही क्रिएट करके आपको वो सारे डाउट्स का आंसर इसी में दे रहे हैं। तो टाइम अगेन कहाँ नहीं, कब से शुरू और कब खत्म हुआ उसके ऊपर निर्भर करता है। अगेन अब मेरे को बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ क्या दे रखा था, 680 मीटर क्वेश्चन में। तो ये टोटल भूल जाओ किसने क्या तय किया, यहां से यहां और प्लस यहां से यहां, ये टोटल मिला के 680 का डबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी दूरी ये साउंड ने तय की, इंक्लूडिंग ये कर्व पार्ट से पहले वाला, ये इससे पहले वाला और इससे बाद वाला, और ये जितना दूरी कार ने कवर की,
ये सब कुछ जोड़ दिया जाए, साउंड प्लस कार, दैट शुड बी इक्वल टू 680 का डबल। तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा कि साउंड ने जो दूरी तय की, ये वाला रास्ता कितनी है, 320t, और इस रास्ते में ये जो कार का जो पाथ लेंथ है ये जोड़ दें, मतलब कितना, 20t, तो वो 680 नहीं, उसका डबल आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पूरा रास्ता है आने प्लस जाने का। बस इक्वेशन फ्रेम हो गया, वी कैन फाइंड t। तो t की वैल्यू यहां से 680 इंटू टी डिवाइडेड बाई 340, करीब 4 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। अगेन प्रॉब्लम नहीं, अप्रोच सीखना कि अगर दो लोग चल रहे हैं तो पाथ लेंथ इंपॉर्टेंट है, शुरू कहां से खत्म कहां से किया, और उसके हिसाब से अगर अपने को स्पीड दे रखा है तो हम वी कैन फाइंड पाथ लेंथ। एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, अ बोट ट्रेवल इन स्टिल वाटर टू कवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन टाइम t1। मान लो बच्चों नदी है और नदी शांत है, अभी नदी बह नहीं रही है, नदी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ फ्लो। तो बोट कोई है जो ए से बी जा रहा है और उसको जाने में समय जो लग रहा है वो t1 लग रहा है। अब बोट ए से बी कैसे फ्लो कर रहा हो, तो बोट के पास अपनी एक इंजन है, जो इंजन बोट को कुछ रफ्तार दे रहा होगा, और उसी रफ्तार के कारण बिना नदी का हेल्प लिए वो ए से बी जा रहा है, ऐसा पहले पार्ट में बोला गया है। और ऐसा करते वक्त उसको ए से बी जाने में समय t1 लग रहा है। फिर बोला गया कि इफ बोट रिमेन्स स्टेशनरी। अब दूसरे सिचुएशन में क्या कहा गया कि अगर बोट नदी के ऊपर इंजन चलाए बिना चुपचाप से पड़ा रहे तो भी वो ए से बी डिस्प्लेस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में कह रहा है कि नदी बहना स्टार्ट कर दिया। अब नदी की बहने की एक स्पीड होगी, उसके ऊपर बोट है, भले ही बोट चलने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जब नदी बह रहा है तो अपने साथ बोट को भी लेके आगे बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में ए से बी जाने में जो समय लगा वो t2 लगा। अब क्या दे रखा है, फाइंड टाइम टू कवर सेम पाथ व्हाइल रोइंग विद द फ्लो। अब बोला गया कि मान लीजिए नदी भी बह रही होती, नदी भी आपको मदद कर रहा होता और आप इंजन भी स्पीड से चला रहे होते, तो दोनों के हेल्प से ऑब्वियसली आप जल्दी ए से बी पहुंचोगे, ये तो पता है, लेकिन कितने समय में पहुंचोगे वो अपने को निकालना है। तो पहले चीज अपने को एक ही बॉडी का 3 अलग अलग सिचुएशन में मोशन एनालाइज करना है। पहले सिचुएशन में कौन चल रहा था, बोट चल रहा था, नदी रुकी हुई थी। दूसरे सिचुएशन में कौन चल रहा था, बोट रुका हुआ था, नदी चल रही थी। और तीसरे सिचुएशन में दोनों को चलाना है। अच्छा एक चीज है, जब दो लोग चल रहे हैं तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन देखे थे उनमें उनकी चलने की स्पीड दे रखी होती थी, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं दे रखा होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम वेलोसिटी ऑफ बोट v1 होगा। अगर पानी रुकी हुई है उस वक्त बोट की स्पीड v1, कैसे, उसके इंजन ने दिया होगा। और रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो जब रिवर फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। अब एक चीज है बच्चों, अपना क्वेश्चन का आंसर कभी भी उन टर्म्स में, उन वेरिएबल्स में नहीं होना चाहिए जो वेरिएबल आप अज्यूम करते हो। आपने तो ये अज्यूम किया v1 v2, तो आप आंसर में v1 और v2 के टर्म में आंसर मत देना। अगर मैंने u और v अज्यूम किया होता, a और b अज्यूम किया होता, तो इस एक क्वेश्चन का इनफाइनाइट आंसर लोग दे सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमेशा उस टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए जो टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, t1 एंड t2। तो अपना आंसर t1 t2 के अलावा किसी तीसरे वेरिएबल में आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो उस वेरिएबल को एलिमिनेट करिए किसी भी तरीके से। खैर, हमने कहा कि तीनों सिचुएशन में बोट ए से बी जा रहा है, यानी लेंथ ऑफ पाथ जो रहने वाला है वो फिक्स रहने वाला है। पहली सिचुएशन में भी ए से बी जाना है, लेंथ ऑफ पाथ एल। दूसरी सिचुएशन में भी ए से बी जाना है, लेंथ ऑफ द पाथ एल। तो 3 सिचुएशन है, तीनों का लेंथ ऑफ द पाथ सेम रहने वाला है। और अभी के वक्त हम अप्रोच के नाम पे एक फॉर्मूला ही जानते हैं, क्या, लेंथ ऑफ पाथ कहूं या डिस्टेंस कहूं, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसी के हिसाब से हम अप्रोच करने वाले हैं बच्चों। तो बताइए पहले सिचुएशन में लेंथ ऑफ द पाथ कितना था, एल ही था बच्चों। स्पीड, तो पहले कंडीशन में क्या दे रखा है कि नदी रुकी हुई है, और नदी रुकी हुई तो सिर्फ चल कौन रहा है बच्चों, बोट, स्टिल वाटर। और बोट चल रहा है तो पहले सिचुएशन में
रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं है और बोट की स्पीड को लेकर के अपने कैलकुलेशन करना होगा। तो पहले केस में जो ये लेंथ ऑफ द पाथ, ये जो रास्ता तय कराने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ बोट की है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट, और इस क्वेश्चन में टाइम अपने को t1 प्रोवाइडेड है, पहले केस का पहला इक्वेशन। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरे सिनेरियो में भी बोट को ए से बी जाना है, और अगर बोट को ए से बी जाना है तो अभी भी अपने को लेंथ ऑफ द पाथ तो एल ही रहने वाला है। अब दूसरे सिनेरियो में इस बॉडी को ये लेंथ ऑफ द पाथ प्रोवाइड करने की स्पीड की जिम्मेदारी किसकी है वो देखते हैं। तो दूसरे सिचुएशन में दे रखा है कि बोट स्टेशनरी है और नदी के बहाव के कारण चल रहा है, यानी दूसरे सिचुएशन में बोट इस पाथ के लेंथ को कवर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बच्चों, सिर्फ नदी दिखा रहा है। तो दूसरे केस में जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो v2 है और दूसरे केस का टाइम t2 है। तीसरे केस में भी ए से बी जाना है, लेंथ ऑफ द पाथ सेम रहना है। तीसरे केस में ए से बी ये पाथ लेंथ कवर कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो बोला गया तीसरे केस में नदी भी बह रही है, बोट भी बह रहा है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट में बह रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बोट भी आगे जा रहा है, नदी भी उसको और आगे धकेल रहा है। तो इनफैक्ट तीसरे केस में ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों जिम्मेदार है उस रास्ते के लेंथ को कवर कराने के लिए, और दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव नेचर में है। तो तीसरे केस की वेलोसिटी अपने को क्या लेना चाहिए? दोनों का सम। और तीसरे केस का टाइम हमको पूछा गया है, उसको t मान लेते हैं और t की वैल्यू ही अपने को निकालनी है। थर्ड केस का टाइम, इसको t3 लिख देता हूं, बेटर रहेगा। तो वी हैव टू फाइंड t3। t3 किससे निकलेगा? दिख रहा है इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से अगर मैं t3 निकालूं बच्चों, देखो t3 निकालूं तो किसके बराबर आएगा? L/v1 + v2। यही t3 का आंसर है। हम खुश हो गए, आंसर आ गया। लेकिन मैंने बोला कि हमारा आंसर कभी भी उन वेरिएबल्स के टर्म में नहीं होना चाहिए जो आप खुद माने हो। तो यहां तो एक भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ठीक है साहब, t3 का ये आंसर हो सकता है अगर कोई इसमें से v1 और v2 एलिमिनेट कर दे जो मेरे माने हुए वेरिएबल्स है। और एलिमिनेट कहां से होंगे? तो एलिमिनेट करने के लिए किसी और बुक का पन्ना नहीं ढूंढना है, जो इक्वेशन बनाए हैं उन्हीं में से कुछ इक्वेशन आपको मदद करेंगे टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए। कैसे? v1 एलिमिनेट करना है, कहां से आएगा? दिख रहा है इक्वेशन 1 से। कैसे आएगा? तो दिख रहा है कि भाई v1 यहां से अगर मेरे को जरूरत है, v1 जरूरत है, तो इक्वेशन 1 खंगाले तो v1 विल बी इक्वल टू L/t1। फिर दूसरा v2 की जरूरत है, इक्वेशन 2 देगा। कैसे? v2 इज इक्वल टू L/t2। और ये दोनों वेरिएबल यहां सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, उसके बाद भी बच जाए तो फिर और सोचेंगे। तो चलो साहब, ऊपर अपने को L था, नीचे v1 की जगह पे, और ये एलिमिनेट करने की अकल आई क्योंकि हम इन टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और प्लस v2 की जगह पे L/t2। अब ऐसा करने से अपने को ये वाला वेरिएबल भी कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब वो सारे वेरिएबल हट गए जिनको हमने खुद माना था। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, t3 का आंसर t1 t2 के टर्म में आ जाएगा। ऊपर 1 बचा बच्चों, नीचे 1/t1 1/t2। जल्दी से इसका नीचे एलसीएम ले लें, t1 × t2, यहाँ t2 + t1, ऊपर 1। यहाँ से t3 की वैल्यू निकालें तो ऊपर t1 × t2/t1 + t2। तो ये है थर्ड केस में सेम पाथ लेंथ कवर करने का समय। तो अभी आज के लेक्चर में ना बच्चों हमने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करी है, बिल्कुल समझो ए लेवल से स्टार्ट करके हम उस लेवल तक जाएंगे जो लेवल अपने को कंपटीशन में जरूरत पड़ती है। तो क्या इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं आते कंपटीशन में? आते हैं। इनफैक्ट पूछे भी गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, जो एग्जाम्पल्स दिए हमने। लेकिन कंपटीशन में इनके अलावा भी बहुत कुछ आता है। तो समझो जैसे कि अपने को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो ये छोटे छोटे वो ईंट है जो हम सीख रहे हैं बच्चों। तो आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कितनी मजबूत बनेगी, वो इसी छोटे छोटे ईंट वाले कॉन्सेप्ट पे निर्भर करेगा। तो पहले हम इसको मास्टर करेंगे, फिर इन सारे ईंट को जोड़ते हुए बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ जो सीख रहे हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगेन मैंने बोला कि भले ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो वो सारे फुल फ्लेज आपको जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है वो होना शुरू हो जाएगा इंटरेक्टिव क्लास के तौर पे। और साथ ही हर क्लास के बाद डीपीटी भी हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी घर बैठ के कर पाओ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम
उन सारे सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि जब स्पीड या वेलोसिटी समय के साथ बदल रही हो। अभी तक हमारा सारा एग्जांपल्स इस बात को था बेसिक लेवल पे कि अगर स्पीड और वेलोसिटी चेंज ना हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।